हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे पीवाईक्यूज को सॉल्विंग। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पेपर्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं पिछले साल के पेपरों पे बहुत बेस्ड होते हैं। तो इन दिनों में जब पेपर का टेंशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत टफ हो जाता है कि कहाँ से आंसर ढूंढें, कहाँ से पुराने पेपर्स निकालें। तो इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जैसे कि हम पुराने पेपर्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे डाल दूंगा, जिसमें आपकी पूरी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ रहेगी और वो पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए और इस पूरे वीडियो के दौरान अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको 24 आवर के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। बेसिकली हम प्रीवियस ईयर पेपर जो आज से 2-3 साल पुराने पेपर्स हैं उसके मैं पेपर हम सॉल्विंग करके हम अपलोड करेंगे। वो पेपर्स आपको डाउनलोड करना है और वो पेपर के साथ साथ आपको अगर ट्राई करना है, आंसर नहीं आता तो आंसर आपका वीडियो में है। लेकिन बेनिफिट तो यही रहेगा आपका कि आप पहले खुद सॉल्व करें, फिर आप अगर ना हो पाए तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और जहाँ तक रहा पेपर में रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो भी मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह लेके चलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है जब टीचर कोई भी एक्सटर्नल आपका पेपर चेक करता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में लेके चलेंगे और देखते हैं कि हमारा कैसे-कैसे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आज मैं मैथ्स लेके चलूँगा। उसके बाद भी आने वाली वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में आपको साइंस, हो सकता है एसएसटी, इन सब सब्जेक्ट्स पर भी मैं दूँ। तो आप अगर मेरा भर-भर के सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आने वाले टाइम में इन सब का भी वीडियो ज़रूर लाऊँगा और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। आपको आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर इस वीडियो को देखना शुरू भी कर दिया तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी पूरी है। चलिए देखते हैं अब वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे आपने अभी पीडीएफ खोला होगा तो आपके पीडीएफ में खोलने के बाद आपको पहला क्वेश्चन जो गिवन होगा उसमें गिवन ये होगा कि 0.5 जो एक नंबर है, जो एक डेसिमल फॉर्म में है, हमें इसको पी वाई क्यू यानी रैशनल फॉर्म के अंदर में लिखना है। बेसिकली इसको ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, स्पेशली मैथ के पेपर में। तो इन ऐसे केस में पता है आप क्या करेंगे, आप सीधा एक जेन्युइनली ट्रिक यूज़ करेंगे जिसका यूज़ आप ओलंपियाड्स वगैरह सब में करते होंगे। तो उसकी भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ी एनसीईआरटी के केस में तो मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे ये पीवाईक्यूज में ये जो एमसीक्यूज होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम खपत नहीं करनी है कि आप पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, क्योंकि मिलना आपको एक नंबर ही है। तो उस क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा ईजी हो तरीके से हो सके वो करिए, क्योंकि आपको मार्क्स ठीक के मिलेंगे, सॉल्विंग के नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे गिवन था कि 0.5, अब 0.5 को हमें पी वाई क्यू मतलब एक रैशनल फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ना इसके ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। क्या गिवन है, पहला ऑप्शन हमें गिवन है 9/5। तो हम पूरा सॉल्व करने चाहेंगे तो हमें कम से कम 5 मिनट ये क्वेश्चन लेके जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन है, हम इसके डायरेक्ट, जैसे हमें टर्मिनेटिंग लिखा है, इसका रियल मतलब क्या है, इसका रियल मतलब ये है कि 0 के 5, जो 5 है वो कंटिन्यूसली कैरी होते गया और इसके कभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। तो बेसिकली हमें ऐसा नंबर लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन है 9/5। तो हम इसको बेसिकली हम इसको उसमें डेसिमल फॉर्म में तोड़ के देखते हैं क्या ये बन पा रहा है 9। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 4, फिर मैंने पॉइंट डाला। लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग ही 5 से है, तो मतलब ये तो गलत हो गया। तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम देखते हैं हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है हमारा 5/10। अब देखिए बेसिकली अगर हम इसको काटो तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1/2 तो सिर्फ 0.5 होता है, बट हमें तो 0.5555 कैरी ऑन चाहिए। तो मतलब ये भी गलत है। हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या गिवन है, 5/9। अब चलिए इसको देखते हैं ये कैसे हुआ। बेसिकली अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 और बाहर रहेगा 5। क्या मैं इधर 0 लिख दूं जिससे कि ये नंबर इजी बन जाए, तो मैं इधर 5 लिख देता हूँ, क्योंकि 9 5 जा 45। तो क्या यहाँ पे फिर से 5 आ गया, यस ऑफ कोर्स। तो अब मैं फिर से यहाँ पे 0 डालूंगा, क्योंकि भाई डेसिमल आ चुका है, अब तो 0 आते जाएगा। फिर 5 डाल दिया, फिर 45। देखिए दोस्तों, वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो गया। मतलब अब आप समझ जाइए कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये जो 5 है
ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं 0.5, दैट इज टर्मिनेटिंग। और ये जो डिवाइड बन गया, ये डिवाइड क्या बन गया, इट इज टर्मिनेटिंग। ये हमें बात करने की जरूरत नहीं है, बट ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि डिवाइड को टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये प्रूफ करने का तरीका ये है कि अगर वही चीज रिपीट होती जा रही है तो दैट्स डिवाइड इज टर्मिनेटिंग, और नहीं हो रही तो दैट डिवाइड इज नॉन टर्मिनेटिंग। पिछले दो डिवाइड्स जो थे वो इजिली कट हो गए, इसलिए वो टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग ये है। ये कैसे टर्मिनेटिंग है कि 5 जो है एंड तक अब रिपीट 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 होते जा रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये जो हमारा 0.5 है दैट इज हमारा ये आंसर बन गया। क्या बन गया गाइस, हमारा ये आंसर बन गया। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो करेक्ट, पहला एमसीक्यू जो सवाल बना उसका आंसर सी जो होगा 5/9 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है कि हमें फैक्टर बताना है कि x+2 इनमें से किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर है। हमें उस चीज़ को टिक लगानी है। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ जो है पॉलिनोमियल का ये जो क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू टाइप में, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, हमें सीधा एमसीक्यू टिक करना है, मिलना हमें एक ही नंबर है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका सिंपल से ये है कि क्या हम ये जानते हैं कि जो फैक्टर निकलता है उसमें जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जो भी हम पुट करते हैं, x की वैल्यू हमने कोई रैंडम नंबर ले लिया, तो वो नंबर पुट करने से क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 आने का मतलब ये है कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब जरा देखिए कैसे, इसमें बोला है x+2, क्या मैं x+2 का 0 निकाल दूं। x+2 का 0 निकालूंगा तो x की वैल्यू -2 कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब जरा ये देखिए, x की वैल्यू अगर -2 आई है और ये इस पॉलिनोमियल का अगर ये फैक्टर है, तो क्या जो पॉलिनोमियल इसमें इन चारों में से, ये चारों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उन चारों में से अगर मैं -2 सब में रखता हूँ और ये देखता हूँ कि कौन सी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि x+2 जो है वो उसका x का जो वैल्यू निकला वो -2 निकला, क्या यही वैल्यू पुट करने से हमारा कोई पॉलिनोमियल है ऐसा जो 0 बन जाता है। दैट्स यस, दिस आंसर इज 1। तो अगर हम पहला वाला पॉलिनोमियल देखें ऑप्शन का, दैट इज a, तो वो क्या बन जाता है 4x³ माइनस में 13x प्लस में 6। क्या मैं इधर x की वैल्यू -2 डालूँ, तो चलिए x की वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 4 -2 की पावर क्यूब -13 इंटू में -2 प्लस यहाँ पे 6। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया -32 -26, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया +16। इसका आंसर आया -6 और इसका आया +6। क्या ये खत्म हो गया, तो हमारा आंसर 0। यस, द आंसर इज 0। हमारा 0 जो आ गया पॉलिनोमियल की वैल्यू वो कंफर्म हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जरा आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन में जो हमें पहला ऑप्शन गिवन है कि 2x इंटू में 3y इंटू में 4z। देखिए गाइस, ये वाला आंसर गलत है। बाकी इसके अलावा जितने आंसर, तीन ऑप्शन है, तीन में से आप कोई सा भी टिक लगाएंगे तो दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वाई, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आप कभी भी अगर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a+a³ तो इस वाले फॉर्मूले में जो भी आपको वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि a+b+c और इधर आ जाता है a² + b² - ab, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि a b c सेपरेटली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ये सेपरेटली प्लस ज़रूर हो रहे हैं बट मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। बट यहाँ पहले ऑप्शन में तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये ऑप्शन गलत है। पूरे वीडियो इस सॉल्यूशन को पूरा मैं एक अलग की वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ये सवाल बहुत बड़ा है। तो ऐसे लेंथी सवालों के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये ट्रिक्स आप भी अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एमसीक्यू है और एमसीक्यू का फ़ायदा यही होता है कि हमें सॉल्विंग नहीं, हमें खाली आंसर चाहिए होता है, तो हम किसी भी तरीके से हम इसमें अपना दिमाग लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले। बेसिकली इस क्वेश्चन में जब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, हमें सीधा सीधा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। क्या बताना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को करने का सिंपली ट्रिक है, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या सीधा कर दो। सीधा एक्स का ये एक्स आ गया, एक्स ये, फिर इसको हमने किया तो यहाँ पे -2x², फिर इसको हमने किया तो यहाँ पे -1 और फिर हमने इसको किया तो दैट्स आंसर इज +2x। दोस्तों
इसको गोली मारो, इसको गोली मारो, सीधा इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि हमें सिर्फ x से मतलब है। तो +2x +1, तो दैट्स वेरिएशन इज x, मतलब हमारा जो कोफिशिएंट बनेगा इज ओनली 1, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक बहुत थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रूफ किस लिए ज़रूरी है। हमने किताब में बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं और हर थ्योरम का एक प्रूफ ज़रूर होता है। हमने बहुत सारे पोस्टुलेट भी पढ़े हैं यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 में, बट उसका कोई भी प्रूफ मैंडेटरी नहीं होता, बट थ्योरम का कोई ना कोई प्रूफ जरूर होता है। तो दैट आंसर इज थ्योरम। ऑप्शन ए इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 7 से आया है, सॉरी ट्राइंगल चैप्टर से आया है। तो बेसिकली ये कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट SAS रूल से, क्राइटेरिया से है। तो अब हमें ये बताना है कि एक तो इसका एंगल ए और एंगल डी हो गया हमारा, जो कि बराबर है। दूसरा इसमें ये गिवन है कि ए बी वाला जो साइड है वो हमारे DE वाले साइड के बराबर है। तो हमें तीसरा ये बताना है कि तीसरा कौन सा साइड बराबर होगा, क्योंकि SAS है तो थर्ड हमें साइड ही चाहिए। जो कौन सा ऐसा साइड है जो कि बराबर होगा और जिसके वजह से ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बेसिकली ज़रा हम ट्राइंगल चैप्टर के हम जब 7.2 में आते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्ग्रुएंट तरीका होता है, जिसमें जो दो ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में सेम होते हैं तो उसके अटैच जो दो साइड्स निकलती है बगल बगल की, वो दोनों इक्वल होती है। मीन्स दैट कि अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो दैट मीन्स AC साइड जो होगी वो हमेशा DF साइड के बराबर होगी। दैट्स वाई कि ये दो ट्राइंगल पहले तो आइसोसेलेस प्रूव होंगे और आइसोसेलेस प्रूव होने के बाद ये दूसरी साइड मिलेगी जो आपस में बराबर होंगे और एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। मीन्स दैट हमारा जो AC होगा वो बेसिकली इक्वल होगा DF के। जरा ये देखिए क्या ऑप्शन में है, AC इज इक्वल्स टू DF। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली DF तो बराबर गिवन ही है हमें। यहाँ पर क्या बराबर होगा, DE। क्या AC इज इक्वल्स टू DE हमें कहीं भी गिवन है। मीन्स दैट यहाँ पर अगर हम ये हटाते हैं तो ये हमें गिवन है कि AB जो है वो DF के बराबर होगा। लेकिन हम तो दूसरे साइड वही थ्योरम हम लगा के ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो DE है वो हमारे AC के बराबर होगा। मीन्स दैट हमारा ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट आंसर। इज अ करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? देखिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक राइट एंगल है जिसमें कि हाइपोटेनियस जो है हमारा इतना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस। तो हमें ये बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हमें ये पहले ही गिवन कर दिया है कि ये एक जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों साइडें जो होंगी इसकी बराबर होंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमने जैसा पढ़ा है कि पहला चीज पाइथागोरस थ्योरम। ये बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंट करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसमें खाली टिक लगता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके हिसाब से क्या होगा, h² इज इक्वल्स टू B² प्लस P²। तो हम जानते हैं कि ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर तो इसके बराबर ही हैं। तो हम सीधा इसी की वैल्यू पर आ जाते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस में x²। चलिए देखते हैं। इसको मैंने तोड़ा तो ये 5 का 25 हो गया, इंटू में 2 का अंडर रूट था तो 2 ही रह गया। इसको मैंने किया तो 2x², 2 से 2 खत्म, x² जो बन गया वो 25 हो गया। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 25 की वैल्यू एक +5 एक -5। -5 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और +5 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास 5 आ गई, जिससे कि जो बोथ साइड था, बोथ परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों हमारे 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन था जो कि बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। समझ आया तो दोस्तों को फीस शेयर करो यार, पेपर तुम्हारा ही थोड़ी है खाली, पेपर तो सबका है, पूरी 9th क्लास का है। तो फ़ायदा तो सबका होना चाहिए और दबा के लाइक शेयर ठोको। बेसिकली अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका जो परपेंडिकुलर है वो कहीं ना कहीं हमें 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और जो उसका वो है बेस है वो कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो हम ट्राइंगल होता है ये हम एक आर्म ट्राइंगल की तरह ही ट्रीट करते हैं और इसका जो एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की फॉर्मूले से यूज़ करके निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इस केस में होता है वो हाफ बेस इंटू में हाइट होता है।
तो इधर हम हाफ इंटू में 10 इंटू में 6 इसको ख़त्म किया, यहाँ पर 5 आया तो 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन गया। ये हमारा आंसर बन गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक का क्वेश्चन है, जल्दी सबको समझ आएगा। एक्चुअली वो 7वां नहीं 8वां क्वेश्चन था। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें थोड़ा सा